तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद जी के क्लासेस में। तो हमारी सीरीज चल रही थी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संविधान सभा के निर्माण के लिए भारतीयों द्वारा किया गया प्रयास। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के निर्माण में अंग्रेजों के किए गए प्रयास। मतलब अंग्रेजों के तो क्या प्रयास थे, अंग्रेज तो कभी छोड़ता ये ऐसा चाहते नहीं थे कि भारत सब आजाद हो, लेकिन उनकी मजबूरी हो गई। तो पढ़ेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में। अगली हेडिंग आप लगाना, अंग्रेजों के प्रयास। अंग्रेजों के प्रयास। देखो अब अंग्रेजों ने कैसे प्रयास किया। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं यहां अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया? सन 1940 में। अगस्त 1940 में आया। इसी के नाम पर क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव। अब इसके अंदर देखो क्या हुआ। अगस्त प्रस्ताव कौन लेकर आया? तो उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड तो छोड़ो आप, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव लेकर आया। इस अगस्त प्रस्ताव में क्या था? इस प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा की तो मांग बहुत तीव्र रूप से उठ चुकी थी। हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों पर कितना दबाव आ गया। तो इस प्रस्ताव में कहा गया कि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो लिनलिथगो ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हम भारतीयों के लिए अलग से संविधान सभा का निर्माण करेंगे और अल्पसंख्यक वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बदले में क्या चाहते थे वो? लेकिन बदले में आप हमारी द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता करोगे। समझ गए? उनका मानना था। इस प्रस्ताव में क्या था? इसमें दो बात लिखी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का निर्माण होगा। एक बात तो यह थी। दूसरी बात क्या थी? अल्पसंख्यक वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब देखो फिर से फूट डाल दी। इनका तो अंग्रेजों का तो काम ये था कि फूट डालो और राज करो। अल्पसंख्यक वर्ग को अलग कर दिया। यहाँ अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? जैसे मुस्लिम हो गई, मुस्लिम वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर भी काम कर दिया उन्होंने अपना, मतलब अलग से ये सब देकर उनके लिए अलग से मांग की व्यवस्था कर दी। अब देखो अगस्त प्रस्ताव के बारे में। पंडित नेहरू ने इस प्रस्ताव के बारे में कहा कि यह प्रस्ताव नहीं है, यह दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। अर्थात यह प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमें द्वितीय विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। विश्व युद्ध आपका चल रहा है, हमें संविधान सभा का निर्माण करना है और संविधान का निर्माण करना है और हमें हर हालत में स्वतंत्रता चाहिए। तो अर्थात अगस्त प्रस्ताव को किसने खारिज कर दिया? भारतीयों ने खारिज कर दिया। और पंडित नेहरू ने क्या कहा? इस कोटेशन को आप याद रखना, एग्जाम में आते हैं। पंडित नेहरू ने कहा कि यह प्रस्ताव दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। तो मैं लिख देता हूं इसको। पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह प्रस्ताव दरवाजे में
जंग लगी कील के समान, अर्थात इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अर्थात इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह प्रस्ताव किसके नेतृत्व में लाया गया था? तो यहीं ऊपर लिख लो या फिर नोट। यह लिन लिथगो, ये नाम आपको याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव किसके समय आया था? लिनलिथगो के समय लाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको याद रखने हैं। देखो वापस, अगस्त प्रस्ताव कब आया? सन 1940 में। किसके द्वारा लाया गया? लिनलिथगो द्वारा। इसमें क्या क्या था? नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का निर्माण होगा। अंग्रेजों ने एक बात तो ये लिखी। दूसरी बात क्या लिखी? अल्पसंख्यक वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो बात, इस प्रस्ताव के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह प्रस्ताव दरवाजे में जंग लगी कील के समान है, अर्थात ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो इसे क्या कर दिया गया? फिर अस्वीकार। तो आप लिखो, देखो अब आगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रयास क्या था अंग्रेजों का? प्रयास तो यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लिया जाए, क्योंकि उस समय ब्रिटिश जो सेना थी वो कमजोर पड़ रही थी, तो उनको भारतीयों की सख्त जरूरत थी। तो फिर एक आया 1940 का हो गया, एक आया था क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा? क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है सर। कब आया ये? डेट याद रखना इसकी, सन 1942 में। इसमें क्या कहा गया? देखो, अंग्रेजों द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया फिर अगस्त प्रस्ताव के बाद में। इसमें कहा गया कि वही बात सेम कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का निर्माण करेंगे। अब इसमें एक बात और जोड़ी। क्या जोड़ी? कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का निर्माण करेंगे, और अगर किसी को यह संविधान मंजूर नहीं होता है तो उसके लिए अलग से संविधान की व्यवस्था की जाएगी। यहां से फूट डाल दी, मतलब हर स्टेटमेंट में, हर प्रस्ताव में उन्होंने ऐसा ही करने की कोशिश की, मतलब भारतीयों में और फूट डाली, मतलब भारत के विभाजन करने में इनकी कोई कमी नहीं रही। ये इन्हीं का परिणाम था, और हम भारतीय इतने भोले, हम समझ ही नहीं सके इनकी बात। और देश के आज कितने टुकड़े हुए? 3, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एक हमारा हिंदुस्तान बचा हुआ। तो देखो, क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया नंबर 1 बात, भारत में वही सेम बात हो रहा है, भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अलग से संविधान बनेगा। भारत में अलग से संविधान बनेगा, और
जो इस संविधान से संतुष्ट नहीं होगा उन्हें अलग से संविधान बनाने की छूट होगी। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अलग से संविधान बनेगा। जो इस संविधान से संतुष्ट नहीं होगा उन्हें अलग से संविधान बनाने की छूट दी जाएगी। अब संतुष्ट कौन नहीं होगा? एक तो मुस्लिम लीग है, ये नहीं होगी, और देसी रजवाड़े थे। देसी रजवाड़े की बात करें तो हम ये क्षेत्र आ जाता है हमारा राजस्थान का, ये भी तैयार नहीं थे, ये भी स्वतंत्र होना चाहते थे। उधर हैदराबाद की बात करें, वो भी स्वतंत्र होना चाहता था। तो उनके लिए उन्होंने कहा कि जो इस संविधान से संतुष्ट नहीं होगा ना, वो अलग से भी अपना संविधान बना सकता है। एक तो ये कहा। दूसरी बात, अच्छा अब देखो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया। अब एक गांधी जी का कोटेशन है, उसको आप ध्यान रखना, वो तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। गांधी जी ने इस प्रस्ताव के संदर्भ में कहा, महात्मा गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट इनवाइटेड को कॉमा में लिखना, पोस्ट डेटेड चेक, अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे? पोस्ट डेटेड चेक। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? पोस्ट डेटेड चेक को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोस्ट डेटेड चेक को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलेंगे पोस्ट यानी पहले उत्तर दिनांकीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकीय चेक। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा चेक जिसके भुगतान का समय निकल चुका है, अर्थात वो कोई काम का नहीं है। अगर हमें ऐसा चेक दे दे कि जिसके भुगतान का समय निकल गया, तो क्या हमारे वो काम का रहेगा? नहीं रहेगा। तो महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक अर्थात उत्तर दिनांकीय चेक कहा। अर्थात इस प्रस्ताव को भी अस्वीकारा गया। एक बार यहां तक लिखवा दो। लिख लिया? अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, दोनों की बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन आते हैं यहां से। ये जो फैक्ट्स हैं, मतलब हर एक फैक्ट पर्सन के रूप में है, ये समझ लो आप। तो इनको आप नोट कर लो। और मेरा मानना है कि आज से प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इतने दिन हमने 2-3 वीडियो किए, तो उनमें सिलेबस पर चर्चा की थी, कुछ शब्दावलियां थी उन पर चर्चा की थी। लेकिन आज एक इससे पिछला जो वीडियो था, वहां से प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो आपने अगर पहले वाले वीडियो के नोट्स नहीं बनाए तो आप उनके भी बनाओ। और ये जो अभी लिखा रहा हूं, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और आपसे निवेदन है, और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने मेरी क्लास 5 दिन लगातार ले ली, पूरे ध्यान से, पूरे डेडिकेशन के साथ 5 दिन आपने मेरी क्लास ले ली है, तो मैं आपको
नेक्स्ट क्लास अर्थात 6ठी क्लास लेने के लिए मजबूर कर दूंगा, लेकिन बेशर्ते आप पूरे मनोयोग से आप मेरी क्लास सुने ध्यान से और प्रॉपर नोट्स बनाइए। और मैं जो भी बोलूंगा ना, मेरी सबसे बड़ी पढ़ाने की खासियत यही रहेगी कि मैं एक चीज नोट डाउन करता चलूंगा, जिससे आप साथ साथ नोट्स बनाते हैं। वरना हम खूब सारे यूट्यूब पर वीडियो भी देखते हैं कि वो आते हैं समझा के चले जाते हैं, अब वहां पर कंफ्यूज होता है कि हम नोट्स कैसे तैयार करें। तब जैसे आए मैं यहाँ पर आता, क्रिप्स प्रस्ताव है, डेट लिख दी, अब मैं जो है कहानी है मैं कागज चला जाता और नॉर्मल मतलब ऐसे डायग्राम के, तो आप उसको लिखते कैसे, तो उस प्रॉपर नोट्स बनाना आसान नहीं होता। तो मैं यहाँ पर एक चीज एक लाइन क्लियर नोट्स बना के चल रहा हूँ आपको, तो आप प्रॉपर पेन और कॉपी ले और नोट्स बनाते हुए चले, मेरा तो मानना ये है। और अगर आप जैसा चाहो देख लो, ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम और पढ़ेंगे। तो अभी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म करवा दें, चलो तो फिर अभी खत्म करवाते हैं। तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, अब खत्म। 2 प्रस्ताव भेजे थे, दोनों में उन्होंने कहा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे, तो वो तो खत्म हो गया, अब कर लो क्या करना है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। अच्छा एक चीज और देखो, मान लो भारत में अब कोई युद्ध हो जाए, मतलब नहीं होना चाहिए वैसे, एक एग्जाम्पल के रूप में, और अभी कोई प्रधानमंत्री है जिसका कार्यकाल अभी मोदी जी है मान लो, और पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध हो जाए और फिर अगर चुनाव हुए, तो आपको क्या लगता है कौन आएगा वापस? मोदी जी आएंगे। हम इससे पहले उठाकर देख ले इतिहास, इंदिरा जी के समय क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, वापस रिपीट हुई, और इतनी जबरदस्त तरीके से रिपीट हुई। उसके बाद में जो संजय गांधी थे, माफ कीजिए संजय गांधी तो खत्म हो गए थे पहले दुर्घटना में, राजीव गांधी थे, उनको कितने सीटें मिली थी? 414 सीट लगभग मिली थी, 414। और अभी बीजेपी को इससे पहले कितनी मिली थी? 303। तो उस समय 414 सीट मिली थी। किस लिए मिली थी? कि एक तो उनकी माता इंदिरा गांधी थी, उनकी हत्या कर दी गई, तो जनता का एक जुड़ाव था, तो राजीव गांधी को खूब बहुमत प्राप्त हुआ। लेकिन अब देखो मैं क्या आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन की जनता देखो, युद्ध चल रहा था, उसमें वहां का प्रधानमंत्री कौन था द्वितीय विश्व युद्ध के समय? विंस्टन चर्चिल। कौन था? चर्चिल, ठीक है। ये कंजर्वेटिव पार्टी से था, वैसे कंजर्वेटिव पार्टी से था। ब्रिटेन में 2 ही पार्टियां, एक तो कंजर्वेटिव और दूसरी है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी ब्रिटेन में 2 ही पार्टियां हैं। तो फिर चुनाव हुए तो विंस्टन चर्चिल उस चुनाव में हार गया, और जनता ने सवाल किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को हिस्सा भाग लेना जरूरी था क्या? कितना आर्थिक नुकसान हुआ? हालांकि जीत गए, ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, लेकिन फिर भी वहां की जनता देखो कितनी समझदार है। उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि हम भले जीत गए, लेकिन क्या द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का भाग लेना जरूरी था क्या? अब ये मैं बताना चाहता हूं, अगर यही बात हमारे भारत में होती, तो भारत के अभी किसी राष्ट्र के साथ युद्ध चल जाए और वहां पर हम जीत जाए, तो युद्ध के समय जो प्रधानमंत्री है, मतलब अभी मोदी जी का ही उदाहरण लेते हैं, अभी मोदी जी जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया और हम अच्छी तरीके से जीत जाए, तो पूरी संभावना है कि मोदी जी अगले 20 साल तक भी, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। कन्फर्म है ये बात। लेकिन वहां पर जनता की सोच देखो, चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत प्राप्त की, लेकिन फिर भी वहां की जनता ने हरा दिया। उनका यही सवाल था कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेना ब्रिटेन के लिए अनिवार्य था क्या? कितना नुकसान हुआ? तो ये तो हार गए। फिर कौन आया? इधर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और संविधान सभा की मांग भी तीव्र हो रही थी। फिर लेबर पार्टी से आए थे, उनका क्या नाम था?
इटली, क्लाइमेट था या क्लाइमेट था, क्लाइमेट था, अब जो भी है वो था तो अंग्रेजी, इटली नाम था उसका। ये किस पार्टी से था? लेबर पार्टी से। अच्छा, पहले चर्चिल जब सत्ता में था तब कंजर्वेटिव पार्टी थी, तो विपक्ष में कौन बैठता था? इटली, लेबर पार्टी। तो इसकी हमेशा एक ही मांग रहती थी कि भारत को आजाद कर दिया जाए, ये भारत की आजादी के पक्ष में था। तो अब कौन आ गया? खुद ही आ गया इटली, जो कि भारत के पक्ष में था। लेबर पार्टी से था, तो इस हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ये उदारवादी रवैया था इसका, उदारवादी है। इसकी सरकार आ गई, प्रधानमंत्री कौन बन गया अब? क्लाइमेट, इटली। अब देखो इसने क्या किया, प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले भारत में 3 सदस्यों का दल भेजा। कितने सदस्यों का? 3 सदस्यों का दल भेजा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन। किसने भेजा था? ठीक है, कौन सी पार्टी से थे? कितने सदस्य भेजे? 3 सदस्य, 3 सदस्यों का दल भेजा, जिसे हम अब क्या कहेंगे? कैबिनेट मिशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं अब? कैबिनेट मिशन। अभी कैबिनेट मिशन क्या था, कौन कौन आए, इसका कैबिनेट मिशन नाम कैसे हुआ, क्या क्या इन्होंने तरीका अपनाया, कैसे कैसे चुनाव हुए, वो एक चीज देखेंगे। तो यहां पर देखो, मैं चीज में वापस आपको नोट डाउन करवाऊंगा। अब साहब आए कौन? कैबिनेट मिशन को भेजा। इसमें कौन कौन थे? पहले 3 आदमी कौन कौन थे, उनके बारे में लिखो। इसमें एक था पैथिक लॉरेंस, एक तो होगा पैथिक लॉरेंस, एक स्टेफन क्रिप्स, ये कौन होगा? स्टेफन क्रिप्स। एक तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य कौन कौन थे? ये हो गई। इन 3 सदस्यों को भेजा। अध्यक्ष कौन थे इस मिशन का? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष। अच्छा, एक चीज और देखना, एक तो पैथिक लॉरेंस और एक आपने नाम सुना होगा पैट्रिक लॉरेंस। एक शब्द और आता है पैट्रिक लॉरेंस। ये शब्द, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, है दोनों अंग्रेजी, लेकिन कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन में से निम्नलिखित में से कौन शामिल था या कौन शामिल नहीं था, तो इसमें पैथिक लॉरेंस के स्थान पर पैट्रिक लॉरेंस भी आ सकता है। तो पैथिक और पैट्रिक दोनों में याद रखना। पैट्रिक लॉरेंस कौन था? कैबिनेट मिशन में आया था। पैट्रिक लॉरेंस कौन था? 1857 की क्रांति में आपने पढ़ा होगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेज अधिकारी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। इन दोनों को याद रख लो, या तो फिर अलग से अभी एक जगह लिख लो, जिससे कंफ्यूज नहीं होगा आगे। 3 सदस्य हो गए। पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। स्टेफन क्रिप्स, स्टेफन क्रिप्स था वाणिज्य मंत्री, अर्थात व्यापार मंत्री था। ब्रिटिश हुकूमत में था ये, अंग्रेजों की। एवी अलेक्जेंडर, ये था नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट का नाम कैसे हुआ? तीनों कैबिनेट के मंत्री थे, मतलब ब्रिटेन में कैबिनेट के तीनों मंत्री आए थे। ये भी कैबिनेट का मंत्री था, ये वाणिज्य मंत्री था और ये नौसेना का मंत्री था।
अर्थात तीनों ही कैबिनेट के मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन भी कहा गया। अब देखो इन्होंने क्या क्या टेक्निक अपनाई। इन्होंने फॉर्मूला अपनाया कि संविधान सभा के लिए संविधान सभा में कितने सदस्य चुने इन्होंने? 389 सदस्य का चुनाव किया। अब इन 389 सदस्यों को अलग अलग बांटेंगे कि कितने सदस्य कहां से आए। अच्छा, ये 389 सदस्य का चुनाव किस आधार पे हुआ? इन सदस्यों का चुनाव हुआ प्रति 10 लाख सदस्यों पर। कितने लाख पर? प्रति 10 लाख सदस्यों पर एक का चुनाव किया गया। इसके आधार पर कितने सदस्य चुने? 389, मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति सिलेक्ट हुआ। तो देखो, प्रति 10 लाख पर मतलब उसमें भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़, और आज कितनी है बताइए आपको? 140 करोड़। वो भी देखो 40 करोड़ केवल भारत की नहीं थी, वर्तमान में बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, इन तीनों की मिला के 40 करोड़ की जनसंख्या थी। और हमारे राजस्थान की कितनी थी उस समय आजादी के? लगभग 1 करोड़। अब कितनी है? 7 करोड़। तो देखो 389 सदस्य कहां से निर्वाचित हुए। तो इसमें 389 में से 296 सदस्य कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत। और 4 सदस्य कहां से थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। ठीक है, और बाकी सदस्य कितने रह गए? 93। ये सदस्य कैसे थे? देशी रियासतों से। उसमें पूरे भारत पर अंग्रेजों का ही राज नहीं था, ब्रिटिश प्रांत था। ब्रिटिश प्रांत का मतलब जहां पर अंग्रेजी हुकूमत थी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जहां पर चीफ कमिश्नर बैठता था। एक थी देशी रियासतें, देशी रजवाड़े, जैसे हमारे राजस्थान में। तो ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्यों का क्या हुआ? निर्वाचन। अब यहां से एक और शब्द देखना, इन सदस्यों का था ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य उन वो किस आधार पर आए थे? निर्वाचित होकर। निर्वाचित। यह सदस्य कैसे थे? निर्वाचित। और देशी रियासतों से जो सदस्य है वो कैसे थे? मनोनीत। मनोनीत कह दे या फिर चलो मनोनीत ही है। अब इन 296 सदस्य में से और अगर विभाजित करूं तो 292 प्लस 4, 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांत से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से हो गए। अच्छा, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे वो भी आपको ध्यान रखने हैं। एक तो क्या था? अजमेर मेरवाड़ा पहला हो गया। दूसरा कौन सा था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में कहां है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तीसरा था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कुर्ग। कुर्ग कहां है? कर्नाटक में। ठीक है। चौथा कौन सा था? दिल्ली। तो इसके अब ट्रिक भी देख लो। अब 4 सदस्य कौन कौन से थे, कहां से थे? तो इसकी एक ट्रिक है, ए, बी, सी और डी। ये हो गई इसकी ट्रिक। ए से क्या हो गया? अजमेर। बी से क्या हो गया? बलूचिस्तान। सी से क्या हो गया? कुर्ग। और डी से क्या हो गया?
ये याद रखने का एक तरीका है। चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? ए बी सी डी। ए का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, बी का अर्थ बलूचिस्तान पाकिस्तान, सी का अर्थ कुर्ग और डी का अर्थ दिल्ली। ये कुर्ग है, कुर्ग का है, कर्नाटक में है वर्तमान। या अब तक एक बार उतारो आप। अच्छा, एक जो हमारे राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक और लिखो। अजमेर मेरवाड़ा से कौन सा सदस्य निर्वाचित होकर गया था हमारे यहाँ से? अजमेर से कौन सा क्षेत्र गया था राजस्थान से? तो उसका नाम था मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी भार्गव जो एकमात्र सदस्य थे राजस्थान से जो संविधान सभा में निर्वाचित होकर गए थे। तो ये भी आप लिखो अलग से। ये अलग है, ये अलग होगा, लिखो। इसको मनोनीत कर दो या नामित कर दो, नामित। जहां से क्वेश्चन आते हैं, एक एक वर्ड यहाँ पर प्रश्न के रूप में है, ये मान लो। आप ध्यान से सुनो और पेन को पी लो और इसको नोट करो। अब प्रश्न कैसे आएगा? मैं भी वीडियो यूट्यूब पर शॉर्ट्स के माध्यम से आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं क्वेश्चन सोल्व कराने लग गया तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। मैं चाहता हूँ कि सेशन 30 से 35 से लास्ट 40 मिनट तक हो। कर लिया होगा नोट? अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वैसे देख लो। अब जैसे कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहले तो डेट ही आएगी, और डेट मैंने लिखी नहीं, देखो। तो डेट लिखो फिर सबसे पहले तो, माफ करना डेट में नहीं लिखो। 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा। पहला प्रश्न क्या है? कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। कौन कौन से सदस्य आए थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये डिपार्टमेंट थे। इन्होंने आते ही काम क्या किया? संविधान सभा में 389 सदस्य पूछना। इनको 3 भागों में, तो 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, जिसका सिलेक्शन का आधार क्या था? वो क्या थे? क्या हुए? निर्वाचित। फिर थे 4 सदस्य जो कहां से थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। वो कौन से थे? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये आपको याद रखना है। 93 सदस्य देशी रियासतों से जो मनोनीत या नामित होकर आए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आया था सन 2018 में, आरएस 2018 में प्रश्न आया था। देखो कितना गजब का क्वेश्चन था। अब यहां से देखो कि 389 सदस्य में से क्या सदस्य ज्यादा निर्वाचित हुए या मनोनीत हुए? बताओ आप। निर्वाचित ही तो हुए। कितने सदस्य हुए? 296 सदस्यों का क्या हुआ? निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब समझ गए आप? मैंने पढ़ाया था, जिसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और ये मनोनीत का मतलब जिसे राजा ने नामित या राजा की तरफ से भेजा गया था, मतलब जनता ने डायरेक्ट रूप से नहीं भेजा। जैसे रजवाड़े थे, इनका ही राज था। तो अब मेरे कहने प्रश्न का मतलब था कि संविधान सभा में 296 सदस्य का क्या हुआ? निर्वाचन। और इधर 93 सदस्य का क्या हुआ? नामित हुए, मनोनीत हुए। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? ज्यादा है ना, और इनकी क्या है? कम। अब प्रश्न देखना क्या था। 2018 में प्रश्न था कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन आया था नंबर 1, संविधान सभा में अधिकतर सदस्य मनोनीत हुए थे और अंशतः सदस्य नामित हुए थे। ठीक। दूसरा ऑप्शन था संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से अंशतः सदस्य निर्वाचित हुए और अधिकतम सदस्य मनोनीत हुए। ऑप्शन सी क्या था?
कि संविधान सभा में अधिकतम सदस्य ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित हुए और अंशतः देशी रियासतों से मनोनीत हुए। तो इसमें आंसर क्या होगा कि अधिकतम सदस्य क्या है, निर्वाचित हुए थे, जो कि कहां से थे, ब्रिटिश प्रांत से, और अंशतः सदस्य अर्थात 93 सदस्य मनोनीत हुए। वैसे मैं एक क्वेश्चन आगे लेकर आऊंगा प्रॉपर, वहां से आप समझ जाओगे। तो उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए। तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में और आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखो एक तो सीधी सी बात मैं भूल जाता हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे। अब मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, मेरा काम यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके सामने कंटेंट अच्छा लाऊं और मेहनत करूं, और आपके लिए ये वीडियो आपके लिए अच्छा हेल्पफुल हो। मेरा उद्देश्य यही है। अब बाकी का काम आपका। अगर आपको पसंद आता है पूरा कंटेंट तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए जय हिंद, जय भारत।